अर्थव्यवस्था का जो आपका पहला चैप्टर है बच्चों, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, इसके हम लोगों ने थ्योरी एक्सप्लेनेशन को मुख्य रूप से 3 भागों में समाप्त किया था और बहुत ही ब्रीफली और डीपली के साथ हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों। और उसके बाद फिर हम लोगों ने इसके वीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि जो भी वैकल्पिक प्रश्न है इस चैप्टर से संबंधित उसका सॉल्यूशन किया था। मुख्य रूप से जो है हम लोगों ने 66 प्रश्नों का सॉल्यूशन किया था, जो आपका बोर्ड परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। वहाँ पर जो है उन्हीं प्रश्नों का सॉल्यूशन किया गया था बच्चों, जो आपका बोर्ड परीक्षा में या तो पूछा हुआ या फिर आने की संभावना 100% है। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे ने अगर कंसेप्ट को नहीं पढ़ा या फिर ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन नहीं किया है तो कृपया करके पॉज करके सबसे पहले उन वीडियोस को देख लीजिए बच्चों, तो उसके बाद फिर ये सॉल्यूशन करेंगे आप लोग शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन, तो आसानी से आप लोग का सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हम लोग जो है बच्चों इस चैनल में मुख्य रूप से 9 और 10 का पूरा फुल यहाँ पर तैयारी कराते हैं। 10th क्लास का पूरा सिलेबस यहाँ पर समाप्त किया जाएगा बच्चों। आप लोग को एग्जाम से पहले हर चीज़ यहाँ पर सारा मटेरियल दिया जाएगा, किस प्रकार से आप लोग को नोट्स लिखनी है, किस प्रकार से आप लोग को आंसर करनी है, बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से आप लोग उत्तर लिखेंगे, इन सारी चीज़ों पर आपको जो है वीडियो लगातार जो है मिलता रहेगा, प्रोवाइड करते रहेंगे हम लोग आपको। और जो है मुख्य रूप से हम लोगों का एक ही एम है बच्चों कि ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि हम लोगों का कितना 90 से 95% मार्क्स हम लोगों को गेन करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इस जो है सेशन में बात करेंगे इसके मुख्य रूप से वीवाई शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न और जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो मुख्य रूप से पहला प्रश्न आपका अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी जो है किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले समझिए बच्चों कि समाज में रहने के लिए सभी मनुष्य को किसकी आवश्यकता पड़ती है, धन की आवश्यकता होती है। और धन कमाने के लिए हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप, विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, जो क्या कहलाती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। यानी कि जब हम धन को जमा करने के लिए या धन कमाने के लिए किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं बच्चों, तो वो हमारा काम क्या कहलाएगा, वो हमारा काम कहलाएगा आर्थिक क्रिया। दूसरे शब्दों में वे सभी क्रियाएं जिसमें हमें धन अथवा आय प्राप्त हो उसे ही आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चों कोई एक टीचर है वो पढ़ा रहा है ताकि उसका क्या होता है, जीवन यापन चल जाए, उसको कुछ आय प्राप्ति हो जाए, तो उसको बोलेंगे आर्थिक क्रिया। जैसे कोई आदमी है मजदूरी करता है, खेत में काम करने गया, पूरा दिन कार्य किया और उसको 400 रुपया मजदूरी मिली, तो ये 400 रुपया उन्होंने प्राप्त किया बच्चों अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए, ये इसका कहलाएगा आर्थिक क्रिया। अब हम लोग आर्थिक क्रिया समझ लिए तो अर्थव्यवस्था समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं जिस तंत्र या ढांचे के अंतर्गत संपादित होती है बच्चों, उसी को हम लोग बोलते हैं अर्थव्यवस्था। आया समझ में? बहुत ही सरल सा भाषा यहाँ समझा गया आपको। तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो नोट आप लोग सबसे पहले बच्चों नोट कर लीजिए या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लिए। इन आर्थिक क्रियाओं के द्वारा एक और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का संपादन होता है, तो दूसरी ओर लोगों के रोजगार का क्या होता है, अवसर प्रदान होता है, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं को क्या कर सके, खरीद सके, कार्य कर सके। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपका अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ये प्रश्न जो है आपका मुख्य रूप से 2013 में पूछा हुआ है बच्चों, 2019 में पूछा हुआ है, 20 में पूछा हुआ है, 21 में पूछा हुआ है। लगातार 4 साल ये आपका प्रश्न आया हुआ है बच्चों, इसलिए आप लोग को ध्यानपूर्वक इसको सही ढंग से आप लोगों को तैयारी करनी है। ठीक है, तो हो सकता है कि दोबारा ये आपको प्रश्न आ जाए। फिर इसके बाद इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से क्या है, 2 प्रकार के कार्यों का संपादन होता है। अब हम लोग यहाँ पर पॉइंट के रूप में दोनों जब कार्यों को दे देंगे बच्चों तो हमारा एक भी मार्क्स नहीं छूटने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस दोनों पॉइंट को 100% लिख देंगे। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना जिससे लोगों की आवश्यकता की क्या हो जाए, पूर्ति कर ले। यानी कि इसका मुख्य क्या कार्य है अर्थव्यवस्था का, तो मुख्य रूप से 2 कार्य। पहला कार्य है कि वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना ताकि कोई भी मानव है उसकी आवश्यकता पूर्ति हो जाए। दूसरा है कि लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना, यानी कि रोजगार का अवसर प्रदान करना ये भी क्या है, मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था का मुख्य कार्य है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं बच्चों दूसरा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, ये है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, या फिर आप मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आपका, ये 2016 में आपका पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या है, मिश्रण है। यानी कि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है इसका और जो है समाजवादी मिश्र अर्थव्यवस्था होती है बच्चों, इन दोनों का क्या है, मिश्रण है। कौन, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व यानी कि अधिकार तथा निजी व्यक्ति, सरकार तथा निजी व्यक्ति, देखिए बच्चों 2 चीज़ है यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है, प्राइवेट आदमी
यानी कि निजी व्यक्ति और जो है गवर्नमेंट यानी कि दोनों के पास क्या होती है बच्चों, इसका अधिकार होता है। उत्पादन के साधनों पर, वस्तु एवं सेवाओं के साधनों पर दोनों का अधिकार होता है मुख्य रूप से। भारत जो है इसका सबसे प्रमुख एग्जाम्पल है, सबसे प्रमुख उदाहरण है। भारत में कौन सी आपका अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है। ये आपका बहुत बार आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। आइए आप बात करते हैं, तीसरा आपका प्रश्न है कि सतत विकास क्या है या सतत विकास से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपका जो है 2021 और 2022 दोनों बार लगातार पूछा हुआ प्रश्न है। तो 100% ये आने वाला साल आपका दोबारा पूछने वाला नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत ही छोटा है बच्चों, आप लोग समझ के रखिएगा ताकि आपको आगे काम आ सके। तो सतत मीन्स होता है बच्चों लगातार, ऐसा विकास जो लगातार चलता रहे और टिकाऊ बना रहे, जिसमें न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाले पीढ़ी के विकास का भी ध्यान रखा जाए, तो उसे ही क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। आया समझ में, यानी कि वैसा विकास जो कैसा रहे, लगातार बना रहे, जो टिकाऊ बना रहे और वर्तमान यानी कि प्रेजेंट का तो आवश्यकता को पूर्ति करेगा ही, लेकिन जो भावी पीढ़ी है, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है बच्चों, उसको भी ध्यान में रख करके विकास किया जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग सतत विकास। चौथा प्रश्न है आपका, आर्थिक नियोजन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, आर्थिक नियोजन, ये भी आपका प्रश्न जो है बहुत बार पूछा हुआ है इस चैप्टर का। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बार अगर कोई प्रश्न पूछा हुआ है तो यही है आपका आर्थिक नियोजन। ये प्रश्न जो है मुख्य रूप से आपका 2016 में पूछा हुआ है, उसके बाद 2018 में पूछा हुआ है, 2021 में पूछा हुआ है, 2022 में पूछा हुआ है, फिर उसके बाद जो है बच्चों 2011 में भी पूछा हुआ है, 2012 में भी पूछा हुआ। अब सोचिए बच्चों ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको ये यानी कि 100% ये प्रश्न आएगा ही। देखिए 21 में भी आया, 22 में भी आया, लगातार आ रहा है प्रश्न, तो 100% ये प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि आर्थिक नियोजन अगर आ जाए, आर्थिक नियोजन, तो उसमें मुख्य रूप से आप लोग को लिखना है, एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित समन्वय एवं उपयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। भारत में आर्थिक नियोजन का जो आर्थिक विकास का जो मुख्य रूप से श्रेय है वो किसको दिया जाता है, वह मुख्य रूप से नियोजन को दिया जाता है। मैं आपको बहुत ही सिंपल वे से समझा देता हूँ आर्थिक नियोजन होता क्या है। जैसे मान लीजिए बच्चों आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप हो गए एक, क्या हो गए बच्चों, मनुष्य, आप एक हो गए मानव। अब आपने क्या सोचा है, आपने एक प्लानिंग किया कि अगले 5 साल से 6 साल के अंतर्गत मुझे क्या बन जाना है, मान लीजिए मुझे बन जाना है इंजीनियर। अब मुझे इंजीनियर बन जाना है, ये आपने क्या कर दिया, एक समय ले लिया, एक समय फिक्स्ड समयबद्ध मतलब कि कर दिया कि 5 ही साल के अंतर्गत मुझे इंजीनियर बन जाना है। अब इसमें जो है मुख्य रूप से आपने क्या किया, इंजीनियर बनने के लिए जितनी भी संसाधन है उसका भरपूर प्रयोग किया, उसका जो है मुख्य रूप से उसका क्या किया, उपयोग किया। जैसे किताब जितनी भी है आपने क्या किया, किताब जैसे उस संसाधन का उपयोग किया, कलम, कॉपी, उसके बाद जो भी मास्टर्स है बच्चों, जो भी टीचर्स है उनसे पढ़ाई किया, है ना। तो ये आपने क्या किया, सारे संसाधनों का उपयोग करके जब आप इंजीनियर बन गए तो क्या हो गया बच्चों, आप एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत आपने अपने क्या किया, उद्देश्य को पूर्ति कर लिया, तो इसको बोलेंगे आर्थिक नियोजन। तो इसी प्रकार से एक देश का बात होता है बच्चों, जैसे आपका इंडिया है तो यहाँ पर होता है पंचवर्षीय योजना। तो इंडिया हर 5 साल में ये आपका ये बनाता है बच्चों नियम, अपना उद्देश्य कि मुझे अगले 5 साल में जो है इतना मेडिकल कॉलेज बनाना है, इतना हॉस्पिटल बनाना है, इतने रोड बनाने हैं, इतने जो है एयरपोर्ट बनाना है। इस प्रकार से वो जो है पूरा उद्देश्य उतना योजना बना देता है। उसके बाद फिर लगातार 5 साल तक उस पर कार्य करता है, फिर 5 साल के बाद उस पर निरीक्षण करता है कि कितने सारे कार्य पूरे हुए। तो इस प्रकार से इसको बुलाया था बच्चों आर्थिक नियोजन। ये मैंने इसलिए समझाया आपको अच्छी तरह से क्योंकि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न जो है मुख्य रूप से आपका 7 साल पूछा गया है बच्चों, ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगला है आपका मानव विकास रिपोर्ट क्या है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP फुल फॉर्म लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो है आपका फुल फॉर्म कभी कभार आ जाता है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षणिक स्तर, उसकी स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति के आधार पर करती है। तो मुख्य रूप से अगर यह प्रश्न आपका आएगा बच्चों, तो यह प्रश्न आएगा कि मानव विकास जो कार्यक्रम है, ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसके अंतर्गत जो है मुख्य रूप से कौन कौन सी जो है सूचकांक जरूरी होती है। तो यहाँ पर जो है आप लोग को 3 पॉइंट में लिखना है। पहला है शैक्षणिक स्तर, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा आपका प्रति व्यक्ति आय।
आया समझ में। अगर आपको पूछ ले कि मानव विकास रिपोर्ट बनाया था किसने निर्माण किया था बच्चों, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए इसका निर्माण किया था महबूबुल हक। ये मैंने आपका जो है ऑब्जेक्टिव वाले सेशन में आपका समाप्त किया था, बताया था वहाँ पर कि महबूबुल हक, ये आपका प्रश्न ऑलरेडी बहुत बार पूछा हुआ है। और महबूबुल हक ये आपका मुस्लिम नाम है बच्चों। ये कहाँ का रहने वाला था, ये आपका पाकिस्तान का था। ये पाकिस्तान का एक अर्थशास्त्री है, इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग आधारिक संरचना यानी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आधारिक संरचना पर प्रकाश डालें तो वे सभी तत्व जो सुविधाओं तथा सेवाओं से देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं उसे ही आधारित संरचना, ये बच्चों यहाँ पर समस्या कर दिया है स्पेलिंग में, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग संरचना कहते हैं। जैसे बिजली, परिवहन, संचार, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क, है ना, ये सारे क्या है बच्चों बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। बेसिक यानी कि आधारभूत संरचना है। इसके बिना किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी क्षेत्र का विकास करना असंभव है। तो इसका विकास बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों आधारित संरचना। आइए अब हम लोग बात करते हैं आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। तो सारा जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है वो आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है अर्थव्यवस्था की संरचना से क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई लिख दीजिए बच्चों। आपका जो है ये आपका प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था की सबसे पहले आपको संरचना से क्या समझते हैं ये बात पूछा है, फिर उसके बाद बोला है कि इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। ये जो है प्रश्न आपका 2015 में आपका पूछा हुआ है, ठीक है, 4 नंबरिया में। तो अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन के क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। चूंकि अर्थव्यवस्था में विभिन्न आर्थिक क्रियाएं अथवा गतिविधियां क्या होती है संपादित की जाती है। यानी मुख्य रूप से जो अर्थव्यवस्था का संरचना जो है बच्चों, इसके बारे में आप लोग 2 लाइन में लिख देना है कि इसका मतलब है कि विभिन्न उत्पादन के क्षेत्रों को क्या करना, विभाजन करना, उसको अलग अलग कैटेगरी करना। क्यों, तो क्योंकि अर्थव्यवस्था में क्या होता है बच्चों, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती है और विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संपादित की जाती है, ठीक है। जैसे आपका कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, ये सारे हैं। और इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, तो मुख्य रूप से इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। क्योंकि ये 4 नंबरिया प्रश्न है बच्चों, तो इसलिए प्रत्येक भाग को आपको व्याख्या करना पड़ेगा अच्छी तरह से। तो पहला क्षेत्र है वो आपका प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा आपका तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र को जो है सर्विस सेक्टर यानी कि आपका सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ये आपको ध्यान रहना चाहिए बच्चों, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा भी बनता है। यहाँ है प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र के बारे में लिख देंगे कि इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन आदि जैसी व्यवसाय आती है। याद रखिएगा मुख्य रूप से आपका कृषि आ जाएगा, पशुपालन आ जाएगा, मत्स्य आ जाएगा। उसके बाद इसमें जो है आपका मुर्गी पालन जो होता है, कुक्कुट पालन, उसको भी दे दीजिएगा बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से यह हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र के बारे में लिख देंगे कि इस क्षेत्र को क्या कहता है, औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज व्यवस्था, निर्माण कार्य, बिजली, गैस, ये सब आते हैं। किस क्षेत्र के अंतर्गत, द्वितीयक क्षेत्र यानी कि औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत। फिर उसके बाद तृतीयक क्षेत्र के बारे में आप लोग थोड़ा सा लिख देंगे कि इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक, बीमा, संचार, व्यापार आदि क्रियाएं शामिल हैं। ये क्रिया के प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की क्रियाओं को क्या करती है, सहायता प्रदान करती है, सहयोग करती है, ठीक है। तो ये आपका पहला प्रश्न था आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बच्चों, अन्यथा अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न के बारे में बात करते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी यहाँ पर आपका प्रश्न लिया गया बच्चों, वो मुख्य रूप से आपका पूछा हुआ प्रश्न है और जो है आने की संभावना यहीं से है, और दूसरा प्रश्न आपका आने वाला है ही नहीं, ठीक है। ये आपका जो प्रश्न है ये आपका 2012 में भी पूछा हुआ है और 2014 यानी कि 2 बार प्रश्न पूछा हुआ है। 7-8 साल से प्रश्न नहीं पूछा है ये वाला, तो हो सकता है कि ये 2 बार आपका टकरा जाए। तो यहाँ पर मुख्य रूप से सबसे पहले हम लोग बात कर देंगे आर्थिक विकास के बारे में। तो आर्थिक विकास जो है बच्चों मुख्य रूप से आप लोग लिख सकते हैं, जब किसी भी राष्ट्र का प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय और उत्पादन के साधनों का क्या होता है, वृद्धि होता है, उत्पादन के साधनों में वृद्धि होती है, तो उसी बोला जाता है मुख्य रूप से आर्थिक विकास। या दूसरे तरीके से आप लोग लिख सकते हैं कि श्रम शक्ति में वृद्धि। अब श्रम शक्ति में वृद्धि की दर, जब श्रम शक्ति में वृद्धि की दर होगा बच्चों तो 100% राष्ट्रीय आय का क्या होगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो 100% प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के साथ साथ जब श्रम शक्ति में वृद्धि होगी तो यहाँ पर उत्पादन के साधनों का भी वृद्धि होगा। तो मतलब कहने का बात एक ही है बच्चों, दोनों तरफ से, है ना। तो मुख्य रूप से है कि जब श्रम शक्ति में वृद्धि की दर क्या है तथा जनसंख्या में वृद्धि के बीच के संबंध को क्या कहेंगे हम लोग, आर्थिक विकास कहेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता का क्या करना,
ऊंचा स्तर को प्राप्त करना, यानी कि मुख्य रूप से ऊंचे स्तर को प्राप्त करना, यही मुख्य इसका उद्देश्य है आर्थिक विकास का। अब बात कर रहा है कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है। तो जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ पर दोनों में अंतर भी बताया था बच्चों, कि मुख्य रूप से आर्थिक विकास उसको बोलेंगे बच्चों जब किसी निर्धन या गरीब देश का आय बढ़ेगा तो उसको बोलेंगे आर्थिक विकास, लेकिन वृद्धि उसको बोलेंगे जब किसी जो है विकसित यानी कि किसी धनी देश का जो है राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो उसको बोलेंगे आर्थिक वृद्धि। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक वृद्धि कहलाता है, जबकि निर्धन देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक विकास कहलाता है। आया समझ में बच्चों। अब आप लोग थोड़ा सा इसमें जो कि 4 नंबरिया में है इसलिए आप लोग एग्जाम्पल भी दे देंगे। आर्थिक विकास की तरफ दे देंगे भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ये सब दे देंगे। जबकि आर्थिक वृद्धि वाले क्षेत्र में, आर्थिक वृद्धि वाले देश में आप लोग अमेरिका दे देंगे, चीन दे देंगे, जापान दे देंगे, है ना, ब्रिटेन दे देंगे, इस प्रकार से लिख लेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग जो है तीसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों के द्वारा करें। यानी कि जो है आर्थिक विकास की माप जो है कुछ सूचकांकों के द्वारा आप लोग को दर्शाना है। ठीक है, मुख्य रूप से तो यहाँ पर जो है श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा जनसंख्या में वृद्धि के बीच संबंध को आर्थिक विकास कहते हैं। अभी मैंने बताया था आपको पीछे। आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। यानी कि जो आपका ह्यूमन इंडेक्स है बच्चों, प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम, इसको ही सबसे ज़्यादा उचित माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल निकलती है उसे ही क्या कहता है, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं में मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो मुख्य रूप से आप लोग यहाँ तक लिख लेंगे बच्चों इस बात को। उसके बाद 1 नंबर में लिख लेंगे हम लोग प्रति व्यक्ति आय, है ना, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय में क्या लिख लेंगे, जब राष्ट्र के कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो जो भागफल प्राप्त होता है उसे कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। और दूसरा पॉइंट में लिख देंगे राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय में लिख देंगे किसी भी राष्ट्र में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का मौद्रिक मूल्य, यानी कि दोनों को जोड़ करके उसका जितना होगा बच्चों मौद्रिक मूल्य, उसी का योग राष्ट्रीय आय कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये आपका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, क्योंकि बिहार से संबंधित है बच्चों। ये आपका जो है प्रश्न सबसे ज़्यादा बार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है। ये आपका प्रश्न 2017 में पूछा हुआ है, 19 में पूछा हुआ है, उसके बाद फिर आपका 21 में पूछा हुआ है। ठीक है, और हद तब हो गया था बच्चों, ये आपका 19 का दोनों सेटिंग में पूछ लिया गया था, फर्स्ट सेटिंग और सेकंड सेटिंग। तो यहाँ पर मुख्य रूप से है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण हैं, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कुछ मुख्य उपाय बताएं। सबसे पहले आप लोगों को कारण बताना है बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इसलिए एक एक करके आप लोग को लिखना पड़ेगा, और फिर उसका निवारण कैसे किया जा सकता है, उसको हल कैसे किया जाता है इस समस्या का, या फिर इसका क्या क्या उपाय हो सकता है बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, इसको लिखना है। तो पहले हम लोग बात कर लेंगे कारण, फिर उसके बाद बात कर लेंगे इसका जो है निवारण यानी कि इसका उपाय। तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण है। पहला कारण है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। जनसंख्या बढ़ने से विकास के साधन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और कमाई का अधिकतर हिस्सा किसमें समाप्त हो जाता है बच्चों, आपका भरण पोषण में ही समाप्त हो जाता है, जिस कारण जो है परिवार के किसी भी मतलब कि बच्चे को क्या किया जाता है, शिक्षा अच्छी तरह से शिक्षा प्रदान नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार से जो है उसको स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त नहीं की मतलब कि सही से प्रदान नहीं किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। दूसरा है आपका आधारिक संरचना का अभाव। आधारिक संरचना में बात करना है हम लोगों को। आधारिक संरचना मैंने अभी बताया था आपको कि राज्य में सड़कें, बिजली, सिंचाई का क्या है, अभाव है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं भी कम है। यानी कि बिहार का जो पिछड़ापन का मुख्य दूसरा कारण है वो आधारिक संरचना का अभाव, यानी आधारिक संरचना में पिछड़ापन। तो मुख्य रूप से जो है सड़क का अभाव है, सही से बिजली जो है बहुत ज़्यादा कट मारती है बच्चों, जिस कारण से अभी क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो गया है तो हर चीज़ बिजली पर निर्भर है। जब बिजली रहेगी नहीं तो मोबाइल चार्ज रहेगा नहीं, जब मोबाइल आप लोगों का चार्ज रहेगा नहीं तो आप लोग किस प्रकार से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। रिचार्ज नहीं होगा, नेट सही से नहीं चलेगी तो फिर क्या होगा बच्चों, आपका मतलब कि बैंकिंग व्यवस्था सही से नहीं चल पाएगी। जितनी भी चीज़, जितनी भी सुविधाएं आपका, जितनी भी सेवाएं जो आपका इंटरनेट के माध्यम से चलता है वो उस पर क्या हो जाएगा बच्चों, समस्या उत्पन्न होने लगेगा। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं भी क्या है बच्चों, आपका कम है। तीसरा आपका मुख्य कारण है औद्योगिक पिछड़ापन। औद्योगिक पिछड़ापन की राज्य के सभी खनिज क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्र झारखंड में चले गए और कुछ बचे उद्योग की स्थिति ठीक नहीं है। यानी औद्योगिक पिछड़ापन में क्या हुआ बच्चों कि 2000 से पहले जो है
झारखंड क्या था, झारखंड बिहार का सहयोगी था, यानी कि झारखंड और बिहार मिलाकर के एक राज्य था। लेकिन 2000 के बाद जो है झारखंड एक अलग राज्य बन गया। जब झारखंड एक अलग राज्य बन गया बच्चों, तो वहाँ पर क्या हो गया कि मुख्य रूप से जितने भी संसाधन थे वो आपका चल गया कहाँ पर, झारखंड राज्य में चले गया। जितने भी आपका औद्योगिक क्षेत्र थे, कार्बन, कोयला और लोहा जो भी क्षेत्र थे, ये आपका चल गया झारखंड में। जब झारखंड में चल गया तो बिहार में कुछ बचा नहीं, और जितने भी बचे हुए थे बिहार में कुछ उद्योग, वो सब क्या हो गया, बंद पड़ गया, वो सब ठप पड़ गया। तो उसका फिर सही से विकास करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर क्या होगा बच्चों, बिहार का पिछड़ापन को दूर। उसके बाद है मुख्य रूप से गरीबी। तो बिहार राज्य में पूरे देश की अपेक्षा गरीबी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय राष्ट्र आय के क्या है, औसत से भी कम है। फिर है बच्चों खराब विधि व्यवस्था। किसी भी राज्य के लिए शांति जरूरी होती है, लेकिन बिहार में कानून व्यवस्था काफ़ी कमजोर स्थिति में रहने के कारण नागरिक शांतिपूर्वक जो है उद्योग नहीं चला पा रहे हैं। यानी कि बच्चों यहाँ पर जो है शांति व्यवस्था नहीं है। आप लोग आए दिन सुनते होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे बच्चों कि यहाँ पर आज जो है इसका हत्या कर दिया, आज वहाँ पर जो है लूटमार कर दिया, है ना। तो इस प्रकार से ये सब क्या है बच्चों, खराब विधि व्यवस्था को दर्शाता है। जब ये खराब विधि व्यवस्था को दर्शाएगा तो कोई भी बाहर से हम लोगों का यहाँ पर क्या इन्वेस्ट करने नहीं आएगा। तो ये सारे जो है 5 मुख्य रूप से कारण हो गया बच्चों। इसके अलावा भी आप लोग कारण दे सकते हैं। इसके अलावा क्या कारण दे देंगे, तो बाढ़ का प्रभाव, बाढ़ क्योंकि बहुत बड़ा कारण है ये बच्चों। तो बाढ़ का कारण में क्या देंगे हम लोग कि उत्तर बिहार जो है मुख्य रूप से बाढ़ से प्रभावित रहता है हमेशा, जिसके कारण फसलें नष्ट हो जाती है, पशुओं और जान माल की अपार क्षति हो जाती है, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा क्या होना पड़ता है बच्चों, प्लानिंग करना पड़ता है, एक स्थान से दूसरा स्थान से अस्थायी मतलब कि निवास करना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद दक्षिणी बिहार में क्या देंगे, तो दक्षिणी बिहार में जो है सूखा की क्षति होती है। सूखा के कारण क्या होती है, फसलों को क्षति सहना पड़ता है बच्चों। बारिश नहीं हो पाती है सही से, बारिश जब होगी नहीं, फसल का उत्पादन सही से नहीं होगा। जब फसल का उत्पादन नहीं होगा, हम लोग जानते हैं कि बिहार किस में है बच्चों निर्भरता, बिहार जो है मुख्य रूप से कृषि पर निर्भरता है। जब कृषि सही से नहीं होगा बच्चों, फसल का उत्पादन ही सही से नहीं होगा, तो फिर 100% यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इसका विकास सही से नहीं हो पाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके पिछड़ेपन को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। तो मुख्य रूप से इसका पिछड़ेपन दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय होंगे। जितना सारा आपका जो है कारण में पड़े, उन्हीं को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उपाय में लिखना पड़ेगा कि उसको किस प्रकार से। तो जनसंख्या में बहुत ज़्यादा तेजी हो रही है, तो इस पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नियंत्रण। तो पहला है जनसंख्या पर नियंत्रण। जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए परिवार नियोजन के कार्यक्रम को लागू किया जाए। साथ ही साथ राज्य की जनता एवं खास करके महिलाओं में क्या किया जाए, शिक्षा का प्रचार किया जाए। यानी कि जब बच्चों महिलाओं की शिक्षा की जो रेट है, दर है, वो बहुत ही कम है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, प्रचार प्रसार के माध्यम से उन्हें क्या करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा शिक्षा मतलब प्राप्त करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो इस प्रकार से जब महिलाओं की शिक्षा में क्या होगा बच्चों, दर यानी कि महिला शिक्षा दर अगर बढ़ेगा बच्चों, तो यहाँ पर जो है इसका क्या हो जाएगा, तो 100% जनसंख्या पर कुछ हद तक नियंत्रण हो जाएगा। उसके बाद है आधारिक संरचना का विकास, यानी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट करना पड़ेगा। बिहार में बिजली काफ़ी कमी है, अतः बिजली के उत्पादक में वृद्धि, सड़क व्यवस्था में सुधार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधाओं में सुधार किया जाए। इसके सुधार के साथ ही क्या हो जाएगा बच्चों, बिहार का जो है पिछड़ापन को कुछ हद तक दूर किया जाएगा। उसके बाद अगला है कृषि का तेजी से विकास, क्योंकि बिहार किस पर निर्भर है, कृषि पर है, तो कृषि का तेजी से विकास करना पड़ेगा। कृषि ही जीवन का क्या है बच्चों, आधार है। अतः कृषि में नए यंत्रों का उपयोग, उत्तम खाद का प्रयोग तथा उत्तम बीज का प्रयोग किया जाए, जिससे क्या हो, उपज में वृद्धि हो, है ना। उसके बाद जो है शांति व्यवस्था की स्थापना। बिहार में शांति का माहौल कायम कर व्यापारियों में विश्वास जगाया जाए तथा आर्थिक विकास की गति को तेज किया जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, शांति व्यवस्था जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार महाराष्ट्र गया था बच्चों, महाराष्ट्र आप लोग मालूम होगा, है ना, मुंबई में वहाँ गया था। तो वहाँ पर जाकर के जब मैं वहाँ पर 2-3 महीना था, तो वहाँ के कुछ लोगों को मैंने कहा कि आप बिहार चले मेरे साथ घूमने के लिए, लेकिन जब मैंने इसको बोला तो वो तैयार ही नहीं हो रहे थे। मैंने उसका कारण पूछा बच्चों, तो मुख्य रूप से उन्होंने बताया कि आपके वहाँ जो है मुख्य रूप से बिहार में शांति व्यवस्था नहीं है, स्थापित नहीं है, वहाँ पर जो है गैंगगिरी बहुत ज़्यादा चलती है। तो इस प्रकार से मुझे बहुत ही अफसोस हुआ बच्चों ये बात सुन करके, लेकिन इसका हम लोग निवारण हम ही लोगों को करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आने वाला बच्चों। इसलिए आप लोग जो है अभी से जो है पूरा एकदम प्रॉमिस कीजिए कि अपने से कि बिहार के लिए क्या करना पड़ेगा, बिहार के जो है बिहार का विकास सही से हो जाए, बिहार के मतलब कि आर्थिक पिछड़ापन को किस प्रकार से दूर किया जाए, ये सब पर आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। तो आज का आपका जो है जितना भी आपका शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन था यहीं पर समाप्त होता है बच्चों आज का सेशन। मुख्य रूप से अब अगर आप लोग नए हैं बच्चों तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्त को और लाइक कर दिए बच्चों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, पढ़ते रहिए।